दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और पेशे से एक लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट का नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कोई वकालत करने में या फिर कानून के बारे में जानने में ज्यादा ही इंटरेस्ट होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं लॉ की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पापा की इच्छा थी और उनकी इच्छा के चलते ही मैंने लॉ फैकल्टी में अपना एडमिशन लिया था। पर मेरी इच्छा तो कुछ और ही है। वो इच्छा मेरे में शुरू से बचपन से ही है। वो सिर्फ मेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरा पैशन है। उस चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा यही पैशन एक ना एक दिन मुझे एक ऐसे खतरे में डाल देगा जो कि मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जब वो घटना मेरे साथ हुई थी तो उस घटना के होने के बाद मुझे मेरे इस शौक पर, मेरे इस पैशन पर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। मुझे लगने लगा था कि एक ना एक दिन मेरा ये पैशन ही मुझे मौत के मुंह में ले जाएगा। और उस घटना के होने के बाद मैंने अपने इस पैशन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कम करने की कोशिश की है। दरअसल मुझे अलग अलग जगहों पर घूमना बहुत ज्यादा पसंद है और घूमने में भी उन जगहों पर सबसे ज्यादा जाना पसंद है जो कि दुनिया के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है और उनकी असलियत के बारे में आज भी लोगों को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और इन जगहों में भी स्पेशली मैं उन जगहों पर घूमने जाती हूँ जिनको दुनिया के लोग भूतिया बताते हैं। यानी कि मैं हॉन्टेड पैलेसेस पर ज्यादा घूमने के लिए जाती हूँ और वहां जाकर उन चीजों को महसूस करने की कोशिश करती हूँ कि क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं। इस चीज का क्रेज मेरे में शुरू से ही है क्योंकि मैं शुरू से ही भूतों की कहानी और टीवी में भी भूतिया सीरियल बहुत ज्यादा देखा करती थी और उसी वक्त से मुझे इस चीज का शौक चढ़ा था। जब भी मैं अपने काम से फ्री रहती हूँ तो मैं गूगल पर सर्च करके उन जगहों की एक लिस्ट तैयार करती हूँ और फिर उन जगहों के हिसाब से मेरा एक रूट सेट करती हूँ। जिस रूट पर काफी ज्यादा हॉन्टेड पैलेसेस होते हैं मैं उसी रूट पर घूमने जाती हूँ और उन सभी हॉन्टेड पैलेसेस को कवर करने की कोशिश करती हूँ। धीरे धीरे यही चीज अब मेरा पैशन बन चुकी है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके होने के बाद मेरे इस पैशन का जुनून बिल्कुल कम पड़ गया है और अब मैंने सोच लिया है कि अब मुझे मेरे इस पैशन को खत्म कर देना चाहिए। मुझे अपना ये काम बंद कर देना चाहिए क्योंकि मुझे इस चीज का एहसास हो गया है कि मेरा यही काम एक ना एक दिन मुझे जरूर किसी ना किसी एक ऐसे खतरे में डाल देगा जिसमें पढ़ने के बाद मुझे अपने ही इस काम पर अफसोस होगा। और पहले भी जब वो घटना मेरे साथ हुई थी तब भी मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था कि अगर मेरे अंदर इस चीज का पैशन ना होता और ऐसी जगहों पर घूमने की मेरे अंदर इच्छा ना होती तो आज मैं इस हालत में नहीं होती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैं आप लोगों को उस घटना के बारे में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूं। तो उसके बारे में आपको इस कहानी में आगे जानने को मिलने वाला है। इसीलिए आप कहानी में अंत तक बने रहिए और मैं यह चीज पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने आज से पहले इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। किसी के साथ भी इतनी ज्यादा भयंकर, खतरनाक और डरावनी घटना नहीं हुई होगी जितनी ज्यादा खतरनाक हो। डरावनी घटना उस दिन मेरे साथ हुई थी और आज भी मुझे यह चीज समझ में नहीं आती है कि मैं जिंदा भी कैसे हूं और आप लोगों को ये कहानी सुना भी रही हूं। लेकिन इस वक्त जब मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रही हूं तो अब भी उस वाक्य को याद करके मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो रहा है और अब भी मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में बताती जा रही हूं तो वैसे वैसे ही मेरे शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है और मुझे फिर से वहीं डर का एहसास होने लगा है। लेकिन जब वो हादसा मेरे साथ हुआ था तो उस वक्त मेरे घर वालों ने मेरा इलाज करवा दिया था और मेरी सुरक्षा के सभी इंतजाम करवा दिए थे। इसी वजह से अब मुझे आप लोगों को मेरे साथ हुई उस डरावनी घटना के बारे में बताने में कोई भी डरने की बात नहीं है। अब मैं आराम से आप लोगों को उस घटना के बारे में बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अब तक आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मन ही मन में यह बात बोल रहे होंगे कि अरे जल्दी जो मेन कहानी है उसके ऊपर आ जाओ, कब तक यूं ही गोल गोल बातों को घुमाओगी। तो आप लोगों की इसी भावना की कदर करते हुए मैं जल्दी से उस दिन जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो आप लोगों को अब बताती हूँ।
लेकिन इन सब की शुरुआत उस दिन कैसे हुई उस चीज के बारे में आप लोग पहले जान लीजिए। दरअसल जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरा नाम आयशा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में अपने घर में अकेली ही रहती हूँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री रहती है। वो सभी लोग कनाडा में सेटल हैं। जब मेरी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर कनाडा जा रही थी तो उन लोगों ने मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने अपने पापा को साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि मुझे अपने इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार है और इसीलिए मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अपने देश को छोड़कर किसी भी दूसरे देश में नहीं जाऊंगी और फिर मुझे अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी करनी थी। इसी वजह से पापा ने मेरे ऊपर ज्यादा दबाव भी नहीं बनाया, लेकिन मुझे इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने अपने घर पर अकेले रहने का यह फैसला करके अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आगे इस कहानी में आप कुछ ऐसा सुनने वाले हो जिसको सुनने के बाद आप लोग यही बोलोगे कि आपको अपने घर में अकेले रहने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे शुरू से ही भूतिया जगहों पर घूमने का बहुत ज्यादा शौक था और मैं उन चीजों को महसूस करने की कोशिश करती थी, लेकिन जिस दिन मुझे वो सब कुछ महसूस हुआ तो इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना महसूस हुआ कि उस दिन के बाद से ही मैंने उन सभी चीजों को करना बंद कर दिया है। दरअसल मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ और जब भी मुझे अपनी पढ़ाई से थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं बाहर घूमने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत ज्यादा शौक है और मैं सबसे ज्यादा हॉन्टेड पैलेसेस पर ही घूमने के लिए जाती हूँ। और अपने घर से जाने से पहले मैं जिस भी जगह पर घूमने के लिए जाती हूँ तो उस जगह के आसपास में जितने भी हॉन्टेड पैलेसेस से उनकी एक लिस्ट बना लेती हूँ और फिर मेरा जितना भी 4 या 5 दिन का टूर होता है उसी टूर के दौरान मैं उन सभी जगहों को विजिट करके आती हूँ और वहां पर रुककर उन चीजों को महसूस करने की कोशिश करती हूँ कि क्या इन जगहों के बारे में लोग सही कहते हैं या फिर वो सब सिर्फ एक अफवाह है। तो ऐसे ही एक दिन जब मुझे पता चलता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरा वैकेशन स्टार्ट होने वाला है और मुझे अपनी पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक मिलने वाला है, तो मैं बैठ जाती हूँ उन्हीं चीजों की लिस्ट बनाने के लिए। यानी कि मैं यह सोचने लग जाती हूँ कि इस बार मुझे कहाँ पर घूमने जाना है। तभी मैं अपने मन ही मन में बैठी बैठी सोचती हूँ कि मुझे इस बार बंगाल घूमने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक चलता है, यानी कि वहां पर काला जादू की प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा की जाती हैं और वहां पर भूतिया जगह भी सबसे ज्यादा हैं। वहां पर कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों का कहना था कि ये चीजें भूतिया हैं और यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। तो इसी चीज को जानने के बाद मैंने यह तय कर लिया था कि मैं पश्चिम बंगाल ही घूमने के लिए ही जाऊंगी और उसके 2 दिन बाद ही मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी और मैं दिल्ली से कैब करती हूँ और पश्चिम बंगाल घूमने के लिए निकल जाती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली से पश्चिम बंगाल में कैब करके क्यों गई, मैं किसी प्लेन या ट्रेन से भी तो जा सकती थी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। प्लेन और ट्रेन में घूमने का उतना ज्यादा मजा नहीं आता जितना कि एक कार में घूमने का मजा आता है, क्योंकि कार अलग अलग जगहों से अलग अलग रास्तों से होते हुए गुजरती है और इस दौरान वहां पर अलग अलग नजारे देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चाहे समय कितना ही ज्यादा क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं कार से ही घूमने के लिए जाऊंगी। और क्योंकि मेरी फैमिली काफी अच्छी खासी पैसों वाली है तो मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। अब मैं पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी थी और वहां पर मैंने अपने रहने के लिए एक होटल में एक कमरा बुक कर लिया था और मैंने उस होटल के कमरे को 1 हफ्ते के लिए बुक किया था। उसके बाद जिस दिन मैं पश्चिम बंगाल पहुंची थी उसे दिन तो मैंने कहीं भी घूमने जाने का प्लान नहीं बनाया। उस दिन तो मैं पूरे दिन होटल के उस कमरे में सो ही रही थी और फिर रात को मैंने प्लान बनाया कि मुझे किस जगह पर अगले दिन घूमने जाना है। तो मैंने एक जगह को उसमें पॉइंट आउट किया जो कि कोलकाता में थी और वो एक पार्क था। यानी कि उस पार्क के बारे में लोगों का कहना था कि वो पार्क भूतिया है और उस पार्क में घूमने जाने वाले लोगों के साथ कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि पैरानॉर्मल थीं। यानी कि उन लोगों के साथ कई भूतिया घटनाएं हुई थीं और इस चीज को जानने के बाद मुझे उस पार्क में जाकर घूमने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। इसके बाद मैं तय कर लेती हूँ कि कल के दिन मैं इसी पार्क में घूमने के लिए जाऊंगी और फिर क्योंकि पूरे दिन में सो रही थी
तो मुझे देर रात तक नींद नहीं आती है और मुझे लगभग रात के 3 बजे के आसपास नींद आती है। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुलती है तो उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा निराश हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठकर उस पार्क में घूमने जाने का प्लान बनाया था। लेकिन अब मैं उठी ही 10 बजे थी, तो जब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई तो दोपहर के 12 बज चुके थे। इसके बाद मैंने उस प्लान को कैंसिल किया और मैंने तय किया कि अब मैं शाम को उस पार्क में घूमने के लिए जाऊंगी, क्योंकि दिन के वक्त दोपहर में बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी और उस धूप को देखकर मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। इसके बाद जैसे ही शाम होती है तो मैं निकल पड़ती हूँ उस पार्क की तलाश में, और कुछ ही देर इधर उधर घूमने के बाद मुझे उस पार्क के बारे में जानकारी मिल जाती है और मैं अब सड़क पर घूमते हुए लोगों से बीच बीच में रुककर उस पार्क के बारे में पूछ रही थी, और पूछते पूछते ही मैं उस पार्क पर पहुंच जाती हूँ। जब मैं उस पार्क के पास पहुंची तो मैं देखती हूँ कि वो पार्क एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जिसके आसपास में कोई भी रिहायशी इलाका नहीं है। यानी कि जिस रोड पर वो पार्क बना हुआ था वहां पर जो मकान बने हुए थे उनमें लोग नहीं रहते थे और वो मकान किसी खंडर की तरह खाली ही पड़े हुए थे। इस चीज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने सोचा कि पार्क ही तो भूतियां हैं, कोई मकान वगैरह थोड़ी भूतियां हैं जो लोग इन मकानों को भी छोड़कर चले गए। जब मैं उस पार्क के मेन गेट पर पहुंची तो उसका गेट दिखने में बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। वो एक लोहे का गेट था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जंग लगी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों से इसको किसी ने खोला भी नहीं है। अब मैं उस गेट को खोलकर उस पार्क के अंदर घुसती हूँ। जब मैंने उस गेट को खोला तो उस गेट में से एक अजीब सी चरचराने की आवाज आती है, जो कि मेरे लिए ज्यादा अजीब नहीं थी, क्योंकि वो गेट काफी दिनों से ऐसे ही बंद पड़ा था और उसके ऊपर जंग आई हुई थी, तो उस आवाज का आना भी लाजमी था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही मैंने अपना पैर उस पार्क के अंदर रखा था तभी से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मैं आज से पहले इतनी ज्यादा हॉन्टेड जगहों पर घूम कर आ चुकी थी, लेकिन किसी भी जगह पर घुसते ही मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई थी जैसी फीलिंग मुझे उस पार्क में घुसते ही आई थी। वो पार्क दिखने में तो काफी ज्यादा हरा भरा दिख रहा था, लेकिन वहां पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब मैं धीरे धीरे उस पार्क के काफी ज्यादा अंदर चली जाती हूँ और मैं घूम घूम कर उस पार्क को चारों तरफ से देख रही थी। लेकिन अब तक भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत थी। मुझे बस सिर्फ वो एहसास ही हो रहा था कि यहाँ पर सच में कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है। तभी घूमते घूमते ही मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई एक हल्का सा साया मेरे बगल से काफी तेज गति से गुजरा है, और जैसे ही मैंने उसको देखने के लिए अपनी नजरों को पीछे की तरफ घुमाया तो मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन उससे जस्ट पहले ही मुझे ऐसा लगा था कि कोई तो मेरी पीठ पीछे से काफी तेज रफ्तार से गुजरा है। लेकिन इस चीज के होने के बाद मैं थोड़ा सतर्क हो गई थी और अब मैं उस पार्क में एक ऐसी जगह पर पहुंचती हूं जहां पर लोहे से बने हुए झूले और कई प्रकार की एक्सरसाइज करने की चीजें लगी हुई थीं। अब तक मुझे उस पार्क में घूमते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और मैं बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी। इसके साथ ही अब चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, क्योंकि मैं 5 बजे के लगभग तो होटल से निकली थी और इस पार्क तक पहुंचते पहुंचते मुझे 6:30 बजे का समय हो चुका था और इस पार्क में घूमते हुए भी मुझे लगभग आधे घंटे का समय हो गया था। तो अब कुल मिलाकर शाम के 7 बज रहे थे और अब धीरे धीरे अंधेरा अपने पैर पसारने लगा था। अब क्योंकि मैं काफी थक गई थी तो मैं उन लोहे की बनी हुई एक्सरसाइज करने की मशीनों में से ही एक मशीन पर जाकर बैठ जाती हूँ। वो मशीन एक झूले की तरह थी, यानी कि वो एक लोहे का झूला ही था और मैं उसके ऊपर बैठ जाती हूँ। अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैं अपने बैग से अपनी पानी की बोतल निकालती हूँ और पहले तो थोड़ा पानी पीती हूँ। इसके बाद मैं अपने पर्स में अपने साथ कुछ खाने के लिए बिस्किट लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने पर्स से बिस्किट के पैकेट को निकालती हूँ तो उस बिस्किट के पैकेट को देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है और मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। मैं मेरे मन ही मन में सोचती हूँ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैंने उस बिस्किट के पैकेट को निकाल कर देखा तो उस बिस्किट के पैकेट के अंदर जो भी बिस्किट थे
उनमें से आधे से ज्यादा बिस्किट तो गायब थे और जो बचे हुए थे वो भी पूरी तरीके से टूटे हुए थे। यानी कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उस बिस्किट के पैकेट के अंदर हाथ देकर उनको निकाल लिया हो या फिर उनको मुझसे छीनने की कोशिश की हो। अब यह चीज देखते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। अभी मैं उस झूले पर बैठी बैठी ये देख ही रही थी कि तभी उस पार्क में ठंडी ठंडी बहुत तेज हवा चलने लगती है और उस हवा की वजह से काफी ज्यादा चीजें हिल रही थीं। बाकी चीजें हिल रही थीं वो तो मेरे लिए नॉर्मल था, पर जिस झूले पर उस वक्त में बैठी हुई थी वो झूला भी अपने आप ही आगे पीछे होने लगता है और उस झूले के साथ साथ मैं भी आगे पीछे हो रही थी। अब ये चीज देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि सिर्फ हवा की वजह से ही कोई लोहे का झूला इतना ज्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता, जबकि उसके ऊपर तो एक इंसान भी बैठा हुआ है। तो फिर सिर्फ हवा के वेग की वजह से ही वो झूला इतना ज्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने उसको इतना ज्यादा आगे पीछे होते हुए देखा तो मुझे समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है और अब मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उस झूले से उतरने की कोशिश करती हूँ तभी मुझे एक धक्का लगता है और मैं वहीं पर झूले से नीचे गिर जाती हूँ और नीचे गिरते ही मेरे मुंह में उस पार्क की थोड़ी बहुत मिट्टी चली जाती है, क्योंकि मैं गिरी ही इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे अपने आप को संभालने का मौका ही नहीं मिला। और मैं इस तरीके से इसलिए गिरी थी क्योंकि उस वक्त शायद किसी ने मुझे पीछे से बहुत तेज धक्का दिया था और उसके धक्का देने का एहसास मुझे मेरे पीठ पर हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं जमीन पर गिरती हूँ तो मैं तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए वापस उठती हूँ और उठकर पीछे की तरफ देखती हूँ, लेकिन मुझे मेरे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद मैं तुरंत ही अपने पर्स को और अपने मोबाइल को वहां से उठाती हूँ और अपने कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ने लगती हूँ। तभी मुझे इस चीज का एहसास होता है कि मेरे मुंह में कुछ कर चली गई हैं, जो कि उस पार्क की मिट्टी ही थी। इसके बाद मैं अपनी पानी की बोतल उठाती हूँ और अपने मुंह में पानी लेकर अपने मुंह को साफ करने लगती हूँ। और ये सब करने के बाद मैं तुरंत ही वहां से अपना सारा सामान लेकर बाहर की तरफ आने लगती हूँ। अभी मैं अपने तेज कदमों के साथ उस पार्क से बाहर गेट की तरफ आ ही रही थी कि तभी मुझे एक आवाज अपने कानों में सुनाई देती है और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई उस पार्क में पड़े हुए पेड़ों के सूखे पत्तों को झाड़ू से साइड में कर रहा हो, जैसे कि कोई झाड़ू लगा रहा हो। जैसे ही वो आवाज मुझे सुनाई देती है तो मैं एक पल के लिए वहीं पर रुक जाती हूँ और गौर से उस आवाज को सुनने लगती हूँ। वो आवाज मुझे उस पार्क के दूसरी तरफ से आ रही थी। अब मैं डरते डरते अपने कदमों को जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी उस तरफ बढ़ाने लगती हूँ। जब मैं उस तरफ जा रही थी तो मुझे इस चीज का भी डर लग रहा था कि आगे चलकर मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे अंदर शुरू से ही चीजों को जानने की एक अजीब सी आदत थी और किसी चीज को अगर मैं पूरी तरीके से जब तक जान नहीं लेती थी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। उस वक्त मुझे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में जानना भी था कि वो आवाज कहाँ से आ रही है और किस चीज की है। तभी जब मैं उस जगह पर जाती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वहां पर एक औरत अपने हाथ में झाड़ू लेकर सूखे पत्तों को एक जगह इकट्ठा कर रही है। लेकिन जब मैंने उस औरत की तरफ गौर से देखा तो मुझे दिखाई देता है कि उस औरत ने एक साड़ी पहन रखी है जो कि काफी ज्यादा फटी पुरानी सी दिख रही है। यानी कि उसके हुलिये से वो औरत एक सफाई करने वाली ही लग रही थी। जब मुझे दिखा कि वो एक औरत ही है तो फिर मैं उसके पास जाती हूँ और उसने भी मुझे दूर से ही आता हुआ देख लिया था और मुझको आता हुआ देखकर उसने झाड़ू लगाना भी बंद कर दिया था और वो एकटक खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लगी थी। इसके बाद मैं उसके पास जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि आप इस खाली पड़े पार्क में क्या कर रही हो। तो वो औरत एक अजीब सी आवाज में मुझसे कहती है कि दिख नहीं रहा, झाड़ू लगा रही हूँ। जब उस औरत ने मुझसे वो बात कही तो मैं उससे कहती हूँ कि ये तो मुझे भी दिख रहा है कि आप झाड़ू लगा रही हो, लेकिन मैंने सुना है कि यह पार्क काफी दिनों से बंद पड़ा है और यहाँ पर लोगों के साथ कई डरावनी घटनाएं होती हैं। इसी वजह से लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी नहीं आते हैं। अगर लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते ही नहीं हैं तो फिर आप इस पार्क की सफाई क्यों कर रही हो। जब मैंने उस औरत से ये बात कही तो वो मुझसे कहती हैं कि मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है और यह बात कहकर वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं।
जब वो औरत मेरी तरफ उस तरीके से देखकर मुस्कुरा रही थी तो मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देखती हूँ। उसका चेहरा दिखने में काफी ज्यादा मासूम लग रहा था, लेकिन उस मासूमियत के पीछे मुझे एक हैवानियत भी नजर आ रही थी, क्योंकि जब मैंने गौर से उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं और उसने अपने होठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक लगा रखी थी। इसके साथ ही उसके सिर के जो आगे के बाल थे, वो बहुत से बाल उसके चेहरे पर आगे की तरफ आए हुए थे, जो कि उस वक्त उस पार्क में जो तेज हवा चल रही थी उसमें इधर से उधर उड़ रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर उस मासूम से चेहरे के साथ साथ वो औरत मुझे काफी ज्यादा डरावनी भी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह कोई साइको हो। तभी मुझे वहां पर कुछ ऐसा नजर आता है जिसको देखने के बाद मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, लेकिन मैं मेरे उस डर का एहसास उस औरत को नहीं होने देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इस औरत को इस चीज का एहसास हो गया कि मैं उसको देखकर डर गई हूं, तो शायद ये यहां पर मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। दरअसल जब वह औरत मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी तो मेरी नजर उसके हाथों पर जाती है जिनसे उसने उस झाड़ू को पकड़ रखा था। जब मेरी नजर उसके हाथों की तरफ जाती है तो मैं देखती हूं कि उस औरत के हाथों के नाखून काफी ज्यादा बड़े हैं, और सिर्फ एक उंगली के नहीं बल्कि हाथों की सभी उंगलियों के नाखून बहुत ही ज्यादा बड़े थे। वो इतने ज्यादा बड़े थे कि उनकी लंबाई उसकी उंगलियों की लंबाई के बराबर थी। इसके साथ ही उसके नाखून किसी बूढ़ी औरत के नाखूनों की तरह थे। यानी कि बुढ़ापे में जिस तरीके से लोगों के नाखून हो जाते हैं, उस वक्त मुझे वो नाखून उसी तरह से सड़े और गले हुए से दिखाई दे रहे थे। और इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं मेरे मन में मुझे यह एहसास हो गया था कि ये औरत कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है और अब मुझे यहां पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इस पार्क में आने से पहले मैंने सुना था कि वहां पर किसी आत्मा का साया है जो कि उस पार्क में आने वाले लोगों से अलग अलग रूप बदलकर मिलती है और फिर उसके बाद उनका पीछा करती हैं और उनके घर तक चली जाती है। उनके घर पर जाने के बाद सिर्फ उस एक इंसान को ही नहीं बल्कि उसके घर में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको परेशान करना शुरू कर देती हैं और उनको मारकर उनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ उस पार्क में कई घटनाएं हुई थीं और पार्क में वह डरावनी घटनाएं होने के बाद भी उन लोगों के साथ कई दिनों तक उनके घर पर भी कुछ अजीब अजीब तरह की चीजें हुई थीं। अब जैसे ही यह चीज मेरे दिमाग में आती है तो मुझे अफसोस होता है कि इस आवाज को सुनकर मुझे इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तभी मैं इस चीज का अपने चेहरे के हाव भाव में कुछ भी एहसास नहीं होने देती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ जिसकी वजह से उस अजीब सी दिख रही औरत को इस चीज का अंदाजा हो कि मुझे उसमें कुछ अजीब दिख रहा है। तभी मैं उस औरत से कहती हूँ कि ठीक है, आप सफाई करिए, मैं चलती हूँ। और उसे इतना कहकर मैं तेज कदमों के साथ उस पार्क से बाहर निकलने लगती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस पार्क के गेट के पास पहुंचती हूँ तो मुझे उस पार्क के अंदर से किसी की बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी औरत की ही थी। लेकिन जैसे ही मैं उस आवाज को सुनती हूँ तो मैं तुरंत भागकर उस पार्क के लोहे के गेट के पास जाती हूँ और उसको खोलकर वहां से बदहवास होकर भागने लगती हूँ। और अब मैं उस पार्क से भागते हुए काफी ज्यादा दूर आ चुकी थी। अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया था और उस डर की वजह से मुझे काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा था। उसका बाद मैं जितना जल्दी हो सके अपने होटल पहुंचने की कोशिश करती हूँ। उस वक्त जब मैं उस पार्क के बाहर उस सड़क पर चल रही थी तो मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और बीच बीच में सड़क पर लगी हुई लाइटों की रोशनी थी और मैं बार बार चलते हुए पीछे की तरफ पलटकर देख भी रही थी कि कहीं वो औरत मेरे पीछे तो नहीं आ रही है। उस वक्त जब मैंने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस घड़ी को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस घड़ी में कुछ ऐसा ही हो रहा था और उसको देखकर मैं सोचती हूं कि ये कैसे हो सकता है। दरअसल जैसे ही मैंने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखने के लिए उसकी तरफ नजरें घुमाई तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी घड़ी सीधा चलने के बजाय उल्टा चल रही है और वो अब समय से काफी ज्यादा पीछे आ गई है। इस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और तुरंत ही अपने हाथ से उस घड़ी को खोलकर अपने पर्स में डाल लेती हूँ और उसके बाद वहां से तेज कदमों के साथ चलने लगती हूँ और कुछ देर बाद ही मैं अपने होटल के कमरे में पहुंच जाती हूँ।
होटल के कमरे में पहुंचते ही मैं चुपचाप जाकर अपने बेड पर बैठ जाती हूँ। उस वक्त तक मैं काफी ज्यादा पसीने से भीग चुकी थी, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे एक बार नहा लेना चाहिए और इसके बाद मैं अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन उस वक्त से ही मेरे साथ अब अजीब अजीब तरह की घटनाएं होना शुरू हो गई थी और वो घटनाएं इतनी ज्यादा डरावनी थीं कि उनके होने के बाद मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि मैं उस पार्क में गई ही क्यों। दरअसल उस दिन जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो मैंने आकर देखा कि जब मैं नहाने के लिए गई थी तो अपने पर्स को उस बेड पर रखकर गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर आकर देखा तो मेरा पर्स उस बेड पर एक कोने में पड़ा हुआ था और उस पर्स के अंदर जितना भी सामान था वो सारा सामान बेड पर बिखरा पड़ा था। इस चीज को देखकर पहले तो मैं सोचती हूँ कि कहीं मेरे कमरे में कोई चोर तो नहीं आ गया, लेकिन तभी मैं मेरे कमरे के मेन गेट को जाकर चेक करती हूँ, पर गेट तो अंदर से पूरी तरीके से लॉक था। इसके बाद मैं कमरे की खिड़की के पास जाकर खिड़की को देखती हूँ, पर खिड़की भी अंदर से अच्छी तरीके से बंद थी। उस वक्त कमरे में कहीं पर भी कोई भी नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरे डर का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मेरे अंदर उस वक्त इतनी ज्यादा डरावनी फीलिंग आ रही थी कि मैंने अपने कमरे के बेड के नीचे झुककर भी इस चीज को चेक किया कि कहीं कोई मेरे बेड के नीचे तो नहीं है, लेकिन उस वक्त कोई भी मेरे बेड के नीचे नहीं था। पर जैसे ही मैं बेड के नीचे देखने के लिए नीचे झुकती हूँ तो उस वक्त मेरे साथ एक अजीब सी चीज होती है। जैसे ही मैं बेड के नीचे देखने के लिए झुकी तो मुझे मेरी आंखों के सामने बेड के नीचे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब मैं नीचे घुटनों के बल झुकी हुई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जस्ट पीछे ही कोई खड़ा है और वो मुझे घूर रहा है। मैं अचानक से ही पीछे पलट कर देखती हूं, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद मैं अपने कपड़े बदलती हूं और अपने बेड पर बिखरे हुए उस सामान को वापस अपने पर्स में डालने लगती हूं। लेकिन जब मैं अपने उस बिखरे हुए सामान को पर्स में डाल रही थी तो वहां पर मैं कुछ ऐसा देखती हूं जिसको देखने के बाद मुझे समझ आ जाता है कि अब मुझे जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि शायद मेरे साथ अब आगे चलकर कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है। दरअसल जब मैं अपने पर्स में उस बिखरे हुए सामान को डाल रही थी तो उस वक्त मुझे दिखाई देता है कि वहां से मेरी वो घड़ी गायब है जिसको मैंने उस वक्त अपने हाथ में पहन रखा था जब मैं पार्क में घूमने के लिए गई थी। और जब मैं पार्क से भागकर बाहर आ रही थी तो मैंने उसमें टाइम देखना चाहा था, तो उस वक्त वो घड़ी उल्टी चल रही थी। उसको इस तरह से उल्टा चलता हुआ देखकर उस वक्त मैंने उसको अपने पर्स में डाल लिया था, लेकिन अब वो घड़ी वहां पर नहीं थी। जब वो घड़ी मुझे वहां पर दिखाई नहीं दी तो मैंने ठीक तरीके से अपने पर्स के अंदर भी चेक किया, लेकिन मेरा पूरा का पूरा पर्स खाली पड़ा हुआ था और उस बेड पर बिखरे हुए सामान में भी कहीं पर भी वह घड़ी नहीं थी। उसके बाद मैंने कमरे में भी इधर उधर छोटे से छोटे कोने में भी देखा, लेकिन वो घड़ी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और इस चीज के होने के बाद ही मुझे यह एहसास हो गया था कि आगे चलकर मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं उसी की उसी वक्त तुरंत अपने सारे सामान को पैक करती हूँ और मैं इस कदर डर गई थी कि अभी अभी मैं नहाकर बाथरूम से बाहर ही निकली थी और मेरे सिर के पूरे बाल गीले थे, उनसे पानी टपक रहा था, लेकिन मैं अपने सिर के बालों को भी सही नहीं करती हूँ और वैसी की वैसी हालत में ही अपने सारे बैग को पैक करके उस कमरे से बाहर निकलती हूँ और होटल में नीचे पहुंचती हूँ। नीचे पहुंचकर मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, इसी वजह से मैं होटल से चेकआउट करने से पहले नीचे हॉल में बैठकर कुछ थोड़ा बहुत खाती हूँ और वहां पर खाना खाते ही मैं कैब में बैठकर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हूँ। और रास्ते में आते वक्त भी मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा है और वो लगातार मेरी गाड़ी के पीछे ही आ रहा है। अब जिस दिन मैं दिल्ली अपने घर पर पहुंची थी उस दिन मैं शाम को पहुंची थी और जब मैं घर पहुंची तो लगभग शाम के 5 बज रहे थे। इसके बाद मैं घर पर पहुंचकर अपने घर के अंदर जाती हूँ और मैं इतना लंबा रास्ता तय करके आई थी तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। इसी वजह से मैं घर के अंदर आते ही अपने बैग को रखती हूँ और सीधा अपने कमरे के अंदर जाकर जिस हालत में थी उसी हालत में सो जाती हूँ। और जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उस वक्त मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। इसी वजह से मैं उठकर फ्रेश होती हूँ और अपने घर के किचन में जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के किचन में जाती हूँ तो मुझे वहां भी कुछ ऐसा दिखाई देता है
जिसको देखकर मैं सोचती हूँ कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं किचन के अंदर गई तो मेरे किचन में मेरा जो फ्रिज था और उस फ्रिज के अंदर जो सामान था वो पूरा का पूरा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उस फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश की है। और जब मैंने गौर से उस बिखरे हुए सामान को देखा तो मैंने उसमें एक चीज नोटिस की कि उस फ्रिज के अंदर जितनी भी मीठी चीज रखी हुई थी वो उस फ्रिज के अंदर से गायब थी और सिर्फ मीठे के अलावा जो भी सामान था वो ही वहां पर बिखरा हुआ था। और यह चीज देखकर मुझे एक पल के लिए एहसास होता है कि कहीं वो चीज मेरे घर तक तो मेरे पीछे नहीं आ गई है। अब इस चीज को देखकर मैं थोड़ा बहुत डर गई थी, लेकिन फिर मैं अपने आप को हिम्मत देते हुए खुद से ही कहती हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद में उस बिखरे हुए सामान को वापस से फ्रिज के अंदर रखती हूँ। लेकिन जैसे ही उस फ्रिज के अंदर मैं सारे सामान को रखकर उठती हूँ और अपने किचन में जहां पर मेरा गैस रखा हुआ था उस तरफ जाती हूँ, तो वहां जाकर जो मैं देखती हूँ उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ देर पहले ही किसी ने कुछ पकाकर खाया है। क्योंकि अब भी गैस पर जो तवा रखा हुआ था उसमें आधी आमलेट पड़ी हुई थी और वो आमलेट अभी भी बहुत ज्यादा गर्म थी। और जब मैंने उसको छू कर देखा तो वो मुझे बहुत ज्यादा गर्म लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी कुछ देर पहले ही इसको किसी ने बनाया हो। अब यह चीज देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन तभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके बाद उस सारे सामान को साफ करती हूँ और वापस से अपने लिए खाना बनाती हूँ और खाना खाकर फिर से सो जाती हूँ। उस रात तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है और दूसरे दिन के वक्त मैं अपने घर से बाहर अपने दोस्तों से मिलने चली गई थी। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से मिलने गई तब भी मैंने अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम ही होगा। उस वक्त मैंने सोचा था कि अगर यह चीज आगे चलकर ऐसे ही मेरे साथ लगातार होती रही और ज्यादा हुई तो उसके बाद मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी, वरना लोग मुझे डरपोक समझेंगे। अब उस दिन जब मैं शाम को घर पर आई तो फिर से मुझे अपने घर में कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो मेरे जाने के बाद उस घर में किसी के होने का एहसास मुझे करवा रही थी। जब मैं अपने बेडरूम में गई तो उस वक्त मेरे बेड की हालत देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जाने के बाद कोई तो इस बेड के ऊपर सोया है। क्योंकि जब मैं अपने घर से गई थी तो अपने बिस्तर को अच्छी तरीके से सेट करके गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो वह पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके ऊपर अच्छे से कोई तो सोया है। और जब मैं वापस अपने किचन में गई तो आज फिर से मेरे किचन में फ्रिज का सामान बिखरा हुआ था, लेकिन आज फ्रिज से कुछ भी गायब नहीं था, क्योंकि आज फ्रिज में कोई मीठे का सामान रखा हुआ ही नहीं था। लेकिन तभी मुझे किचन में फर्श पर कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है और उस चीज को देखकर मैंने सोच लिया था कि मेरे साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। क्योंकि उस वक्त किचन में फर्श पर मेरी जो शुगर की केतली थी वो बिखरी हुई थी और पूरे फर्श पर सिर्फ चीनी ही चीनी हो रखी थी। उस फर्श पर बिखरी हुई चीनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अपने हाथों से उसको उठाने की कोशिश की है और वो पूरी की पूरी चीनी की केतली खाली थी और सिर्फ थोड़ी बहुत चीनी ही वहां पर बिखरी हुई थी और बाकी की सारी चीनी गायब थी। अब ये चीज होने के बाद तो मैंने सोच लिया था कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। मैं उसी वक्त अपने पापा को फोन लगाने की कोशिश करती हूँ और उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उस वक्त उनका फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद मैं अपने किचन की फिर से साफ सफाई करती हूँ और अपने लिए खाना बनाती हूँ। मैंने सोचा था कि पापा जब मेरा मैसेज देखेंगे तो मेरे पास कॉल कर लेंगे, लेकिन उनका अब तक भी कॉल नहीं आया था। इसके बाद खाना खाकर मैं एक बार फिर से उनका फोन लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब भी उनका फोन नहीं लग रहा था। अब क्योंकि मैं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही थी तो उस वक्त तक मुझे काफी ज्यादा थकान भी महसूस हो रही थी। इसी वजह से मैं वापस अपने घर के अंदर अपने बेडरूम में जाती हूँ और सो जाती हूँ। अब मैं पूरी तरीके से नींद में थी। तभी मुझे अपने कानों में अपने घर की डोर बेल बजने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज बार बार आ रही थी, यानी कि कोई बार बार मेरे घर की डोर बेल बजा रहा था। उस आवाज की वजह से मेरी आंखें खुलती हैं और आंख खुलने के बाद भी मुझे लगातार वो आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने कमरे में लगी हुई घड़ी की तरफ देखती हूँ
उस वक्त रात का 1 बज रहा था। उस टाइम को देखकर मैं सोचती हूँ कि इतनी देर रात कौन मेरे घर की बार बार डोरबेल बजा रहा है। अब उस वक्त मैं थोड़ी बहुत नींदों में भी थी और अब मैं अपने बिस्तर से उठती हूँ और अपनी आंखों को मसलते हुए मैं अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ जाती हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं कितनी बड़ी मुसीबत की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रही हूं। अब जैसे जैसे मैं अपने बेडरूम से निकलकर अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे ही वह डोरबेल की आवाज तेज होती जा रही थी। यानी कि कोई बार बार बहुत तेज मेरे घर की डोरबेल को बजा रहा था। इसी वजह से अब मैं जाकर तुरंत ही अपने घर का दरवाजा खोल देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर का दरवाजा खोलती हूँ तो जो उस वक्त मेरे सामने खड़ा था उसको देखकर मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि सीट सीट। अब आगे आपको जो मैं बताने जा रही हूँ उसको सुनकर आपके सच में रोंगटे खड़े होने वाले हैं और मेरे तो अब बताते वक्त भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दरअसल जैसे ही मैंने अपने घर के मेन दरवाजे को खोला तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे सामने मेरे दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी है जो उस वक्त मुझे पश्चिम बंगाल में उस भूतिया पार्क में मिली थी, जो कि उस वक्त उस पार्क में झाड़ू लगा रही थी और अब वो रात के 1 बजे दिल्ली में मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और बार बार मेरे घर की डोरबेल बजा रही थी। अब आप लोग सोचो कि उस स्थिति में उस औरत को वहां पर खड़ा हुआ देखकर मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी और उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आया होगा। अगर अचानक से आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उस स्थिति में आपका रिएक्शन क्या होगा। अब जैसे ही एक पल के लिए मेरी नजर उसके ऊपर गई तो मैं तुरंत ही उसको पहचान जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखती हूँ और वो मुझे देखती है तो मेरी तरफ देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और उसने अपने होठों पर ठीक उसी दिन की तरह लिपस्टिक लगा रखी थी और आज भी उसका हुलिया ठीक उसी तरह का था जैसा उस दिन था। सिर्फ हुलिया ही नहीं बल्कि उसके शरीर पर कपड़े भी वही थे जो उस दिन मैंने उसको पहने हुए देखा था। लेकिन आज मेरी तरफ देखकर जब वो औरत मुस्कुराई तो जैसे ही वो मुस्कुराती है तो उसके होठों के बीच से मुझे उसके दांत दिखाई देते हैं और अब उसके दांत जबड़े को फाड़कर बाहर होठों की तरफ निकले हुए थे, जो कि काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। लेकिन उस वक्त मैंने वहां पर कुछ ऐसा देखा था जो मेरे लिए इससे भी ज्यादा डरावना था। दरअसल दरवाजा खोलते ही पहले तो मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ जाती है और फिर मेरी नजर उसके हाथों की तरफ जाती है। उसके हाथों के नाखून आज भी उसी दिन की तरह उतने ही लंबे दिखाई दे रहे थे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसमें इतना ज्यादा डरावना क्या था। हाथों के लंबे नाखून तो उस दिन पार्क में भी दिखाई दे रहे थे, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त मेरे लिए वो नाखून ज्यादा डरावने नहीं थे, बल्कि उस वक्त मैंने उसके हाथ पर कुछ ऐसा देखा था जो मेरे लिए बहुत ज्यादा डरावना था। और वह चीज मेरी वह घड़ी थी जो उस दिन होटल से मेरे पर्स से गायब हुई थी और आज उस घड़ी को इस औरत ने अपने हाथ पर पहन रखा था। यानी कि जब वह घड़ी मेरे पर्स से गायब हुई थी उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा था। लेकिन अब अचानक से रात के 1 बजे जब वह औरत मेरे घर के बाहर आकर खड़ी होती है तो मेरी वो खोई हुई घड़ी मुझे उसके हाथ पर दिखाई देती है। उस औरत ने उस घड़ी को पहन रखा था। ये सब कुछ ही सेकंड के अंदर हुआ था, यानी कि सिर्फ 3 या 4 सेकंड के अंदर ही। और ये सब देखते ही मेरा दिमाग पता नहीं इतनी तेज काम करता है और सिर्फ मेरे मुंह से वो 2 शब्द ही निकलते हैं कि सीट सीट। और उन शब्दों के निकलने के साथ ही मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा डरावने भाव आ जाते हैं और मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और अचानक से ही मेरे शरीर से बहुत तेज पसीना निकलने लगता है। उसको देखते ही मैं तुरंत अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर अपने घर के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने दरवाजे को बंद करने लगती हूँ तो वह औरत अपने दोनों हाथों से बाहर की तरफ से उस दरवाजे को बहुत तेज धक्का देने लगती है और वो उस दरवाजे को धक्का देकर जबरदस्ती मेरे घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं किसी तरह अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को एक बार के लिए बंद कर देती हूँ और दरवाजे को बंद करते ही मैं बदहवास होकर अपने बेडरूम की तरफ दौड़ती हूँ और बेडरूम के अंदर जाते ही मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के भी अंदर की तरफ से सारे लॉक को बंद कर देती हूँ।
दरअसल मेरे बेडरूम में अंदर की तरफ से 3 लोग थे। मैं तीनों लोगों को बंद कर देती हूँ और भागकर अपने बेड की तरफ जाती हूँ। अपना फोन उठाती हूँ और फोन लेकर अपने बाथरूम के अंदर घुस जाती हूँ और बाथरूम के अंदर घुसकर बाथरूम के दरवाजे को भी अंदर से पूरी तरीके से अच्छे से बंद कर लेते हूँ। बाथरूम में अपने आप को बंद करते ही मैं अपने पापा को फोन लगाने लगती हूँ, लेकिन अब भी उनका फोन नहीं लगता है। जैसे ही मैं उनको फोन लगाती हूँ तो तुरंत ही मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि यार आयशा, तू किसे फोन लगा रही है? अगर उन लोगों ने तेरा फोन उठा भी लिया तो वो तेरी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते, वो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो इसीलिए मुझे इस वक्त एक ऐसे इंसान को फोन लगाना चाहिए जो मेरी मदद के लिए तुरंत यहाँ पर आ सके। इसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है और वह ख्याल आता है मेरे दोस्त सम्राट का। दरअसल सम्राट मेरे साथ ही लॉ की पढ़ाई कर रहा था और हम लोग पिछले काफी लंबे समय से यानी कि कॉलेज टाइम से ही साथ में पढ़ रहे थे और सम्राट ने कई बार मुझे ये बात बोली भी थी कि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में सम्राट को फोन करने का ख्याल इसलिए नहीं आता है कि वो मुझे पसंद करता था और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, बल्कि मेरे दिमाग में उसका ख्याल इसलिए आता है क्योंकि सम्राट हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और वो दिखने में भी काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट था और उसकी अच्छी खासी बॉडी थी। वो अपने गले में हमेशा हनुमान जी का एक लॉकेट रखता था और वो भूत वगैरह और आत्माओं से बिल्कुल भी नहीं डरता था। तभी मैं तुरंत ही सम्राट को फोन करती हूँ। शुरू में 3 बार फोन करने पर तो वो फोन नहीं उठाता है, लेकिन चौथी बार में वो फोन उठा लेता है और फोन उठाकर भी वो नींदों में ही बात कर रहा था। लेकिन जब मैं उसको अपनी बात बताती हूँ तो मुझे इतनी घबराई हुई आवाज में सुनकर उसकी सारी की सारी नींद उड़ जाती है और वो पूरी बात सुनने के बाद मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हारे पास मुझे बचाने के सिर्फ 10 मिनट ही हैं। मैं अपने आप को सिर्फ 10 मिनट ही इस चुड़ैल से, इस डायन से बचा सकती हूँ। अगर तुम 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास नहीं पहुंचे तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। जब मैंने सम्राट को यह बात बोली तो वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने मुझसे कहा कि सिर्फ जब तक मैं वहां पर ना पहुंचूं तब तक तुम किसी भी तरह अपने आप को उससे बचा कर रखना। एक बार मुझे वहां पर पहुंच जाने दो, फिर उसके बाद तो चाहे वो कितनी ही ज्यादा शक्तिशाली डायन क्यों ना हो, मैं अपनी जान पर खेलकर भी तुमको उससे बचा लूंगा। इतना कहने के बाद मैं सम्राट से कहती हूं कि तुम सिर्फ फोन पर ही बातें करते रहोगे या यहां पर आओगे भी? तो वो तुरंत ही मेरा फोन काटता है। उसके बाद मैं बाथरूम के ही एक कोने में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगती हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे दिल की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और मेरे शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। जब से मैंने अपने आप को उस बाथरूम में बंद किया था और मेरे पापा और सम्राट को फोन करने के दौरान भी वो डायन बाहर से तेज तेज मेरे घर के दरवाजे को पीट रही थी और बहुत तेज आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी और वह आवाज मुझे बाथरूम में अंदर तक सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि आज तू किसी भी तरीके से मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। पहले भी मैंने बहुत से लोगों को इसी तरीके से अपना शिकार बनाया है और उन्होंने भी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। और तू तो मेरे सामने सिर्फ एक छोटी सी बच्ची के बराबर है। बस एक बार यह दरवाजा खोल दे, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो थोड़ी ही देर में मेरी शक्तियां मेरे पास और भी ज्यादा आ जाएंगी। जैसे जैसे रात गहरी होगी वैसे वैसे मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी और मेरी उन शक्तियों के मेरे पास आते ही उन शक्तियों के बल पर मैं सारे दरवाजे तोड़ दूंगी और तुझे मारकर तेरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन तूने उस पार्क में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस पार्क में जो कोई भी आता है मैं उसे मौत के घाट उतार देती हूँ। मैं चाहती तो तुझे उसी वक्त मौत के घाट उतार सकती थी, लेकिन मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। मैं तेरी आंखों में उस डर को देखना चाहती हूँ जो उस वक्त पार्क में मेरे से बात करते हुए तेरी आंखों के अंदर मुझे दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तेरी आंखों के अंदर मेरा वो खौफ, मेरा वो डर देखना चाहती थी। यह कहकर वो डायन बार बार मेरे घर के दरवाजे को पीट रही थी। अब थोड़ी ही देर में मुझे उसकी आवाज मेरे काफी ज्यादा करीब से सुनाई देने लगती है और अब वो मेरे बेडरूम के बाहर से ही आ रही थी। इसको देखकर मैं समझ गई थी कि उसने मेरे घर के मेन दरवाजे को या तो तोड़ दिया है या फिर किसी तरीके से खोल लिया है और अब वो मेरे बेडरूम के बाहर ही थी। तभी मुझे मेरे कानों में
उस चुड़ैल की आवाज के साथ साथ ही एक आवाज और सुनाई देने लगती है और उस आवाज को सुनकर मुझे अपने आप को बचाने की एक उम्मीद नजर आने लगती है। दरअसल वह आवाज एक बुलेट मोटरसाइकिल की थी और वह बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज सम्राट की मोटरसाइकिल की ही थी, क्योंकि सम्राट के पास बुलेट मोटरसाइकिल ही है। उस आवाज को सुनकर मैं समझ गई थी कि शायद सम्राट आ गया है और वह आवाज अब मेरे घर के बाहर की तरफ आकर रुक गई थी। उस आवाज के रुकते ही कुछ ही पलों में मुझे मेरे घर के अंदर से ही सम्राट की आवाज सुनाई देने लगती है और वो तेज तेज आवाज में मुझे पुकार रहा था कि आयशा तुम कहां हो, आयशा तुम कहां हो। जब मैंने उसकी यह आवाज सुनी तो एक पल के लिए तो मैं बाथरूम का और बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहती थी, लेकिन मैंने सुना था कि यह आत्माएं बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये किसी का भी रूप ले सकती हैं और किसी की भी आवाज निकाल सकती हैं। इसीलिए पहले मैं सम्राट को फोन मिलाती हूं और जब मैं उसे फोन करती हूं तब मुझे यकीन होता है कि वो सच में मेरे घर के अंदर ही है, क्योंकि वह फोन उठाकर मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर ही हूं और तुम कहां हो, बाहर निकलो। तब मैं उस कहती हूं कि तुम मेरे बेडरूम के पास आ जाओ, तो उसके बाद वो मेरे बेडरूम के बाहर आकर आवाज लगाता है। इसके बाद मैं बाहर जाकर दरवाजा खोलती हूं और बाहर मुझे सम्राट ही खड़ा दिखाई देता है। उसको देखते ही मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी कि मैं जोर जोर से उसके गले लगकर रोने लगती हूं। तभी अचानक से ही हमें मेरे घर के किचन से कुछ आवाजें आना सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई किसी सामान को उठाकर पटक रहा हो। इसके बाद वो मुझे कहता है कि हमें तुरंत ही यहां से निकलना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग उस घर से बाहर गए तो अंदर से उस चुड़ैल के काफी तेज तेज चिल्लाने की आवाज आने लगी थी कि तू इस तरीके से इसको मेरे हाथों से बचाकर नहीं ले जा सकता। आज तो तू कुछ ऐसा करके आया था जिसकी वजह से मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन मैं तुझे इससे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ा कर रहूंगी और इसको अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी। लेकिन तभी हम लोग उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और आगे निकल जाते हैं और इसके बाद सम्राट मुझे अपने घर पर लेकर जाता है। उसे दिन तो सम्राट की वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन इसके बाद मेरे घर वालों ने मेरा काफी अच्छी तरीके से इलाज करवाया और अब मैं ठीक हूं। उसे डायन ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया था। अब अगर मैंने आगे की पूरी बातें आपको बताई तो स्टोरी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बातें ज्यादा जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूं कि किसी भी ऐसी जगहों पर घूमने जाने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा आपके साथ भी हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।